तो हेलो बच्चों, आज हम लोग असाइनमेंट सॉल्व करेंगे जो हम लोगों ने असाइनमेंट दिया था 3.2 करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन ये था, टू वायर ऑफ रेजिस्टेंस R1 एंड R2 हैव अ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा 1 एंड अल्फा 2 respectively. These are joined in series. The effective temperature coefficient of resistance, ये जो टर्म है ना, ये वाला टर्म, ये टर्म यहाँ होना चाहिए था। तो चलिए इसका हम लोग सोल्यूशन करना शुरू करते हैं फटाफट। सोल्यूशन, तो इसमें जो से कुछ चीजें हैं आप फटाफट समझ लीजिए। जिसमें पहला है कि अल्फा 1 एंड अल्फा 2 जो है वो इंडिविजुअल कोफिशिएंट है। जब दोनों को सीरीज में कर देंगे तो क्या आएगा, जैसे ये मेरे पास दो वायर हैं, दोनों वायर को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अगर हम लोग इसका रेजिस्टेंस R1 ले लें और इसका रेजिस्टेंस R2 ले लें, तो जो नेट रेजिस्टेंस आता है वो आता है R1 प्लस R2, ये हमें पता है। इसमें से जो R1 होगा, ठीक है, तो अच्छा, एक और फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है रेजिस्टेंस का टेम्परेचर डिपेंडेंस में। तो वो फॉर्मूला होता है आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टाइम्स टी। तो यहाँ पे अगर हम लोग पहले वाले फर्स्ट वाले वायर के लिए काम करें, फॉर फर्स्ट वायर, तो जो फर्स्ट वाला वायर है उसको हम लोग लिखते हैं R1 टी इज इक्वल टू R0। फर्स्ट वायर R0 लिख लिया हम लोगों ने, R01, फिर 1 प्लस अल्फा टाइम्स 1 टी। सिमिलरली अगर हम लोग सेकेंड वाले वायर के लिए काम करें, फॉर सेकेंड वायर, तो इसको लिख देंगे R2T इज इक्वल टू R02 1 प्लस अल्फा 2T। हो गया अल्फा 2T। अब हमको तो चाहिए R, फाइनल R, तो RT इज इक्वल टू हो गया RT1 प्लस RT2। तो यहाँ रखेंगे तो R नॉट तो 1 1 प्लस अल्फा 1T प्लस R नॉट 2 1 प्लस अल्फा 2T। यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो R01 R नॉट 2 एक ब्रैकेट में कर लें, प्लस ये फिर हमारे पास बचेगा ये अल्फा 1 R01 प्लस अल्फा 2 R02। इसके बाद ये टी बाहर कर लें, यहाँ पे आर टी बचा रहेगा। ठीक है, अच्छा, हम लोग अगर नेट कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो अल्फा ले लें। इफ नेट कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इफ नेट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज अल्फा, तो अल्फा अगर हो जाएगा तो आर टी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी R0, कुछ होगा यहाँ पे R0T करके, R0T, और फिर हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस अल्फा टी। ठीक है, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म इक्वेट कर दें, तो यहाँ हो जाएगा R0T 1 प्लस अल्फा टाइम्स टी इक्वल टू R01 प्लस R02 प्लस अल्फा 1 R01 प्लस अल्फा 2 R02 इंटू टी। एक काम करो, R01 प्लस R02 कॉमन कर लो इसमें से, तो ये हो जाएगा R01 प्लस R02 कॉमन किया तो 1 प्लस अल्फा 1 R01 प्लस अल्फा 2 R02 अपॉन R01 प्लस R02 इंटू टी रहेगा यहाँ पे। तो अगर हम को कंपेयर करें तो ये वाला टर्म इसकी जगह पे हो गया, 1 की जगह पे 1 हो गया, टी की जगह पे टी हो गया। जो आर नॉट जो अल्फा है उसकी वैल्यू आ गई अल्फा 1 R01 प्लस अल्फा 2 R02 डिवाइडेड बाई R01 प्लस R02। तो ये हमारा आंसर आएगा, और इसमें हमारा ऑप्शन ये दिया हुआ है सी, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी। The next question is from the graph between current and voltage, ये करंट और वोल्टेज की ग्राफ है, shown identify the portion corresponding to negative resistance। हमको बताना है कि इसमें कौन सा पोर्शन है A to B, B to C, C to D और D to E, इसमें कौन सा पोर्शन है जो नेगेटिव रेजिस्टेंस को फ्लो कर रहा है। देखिए A to C जो है वो पॉजिटिव रेजिस्टेंस है, D to E भी पॉजिटिव रेजिस्टेंस है, जो C to D वाला पोर्शन है दैट इज कॉल्ड द नेगेटिव रेजिस्टेंस C to D। इसमें आंसर आ जाएगा, इस तरह लिख लेते हैं इसमें, पोर्शन CD is या CD has
निगेटिव रेजिस्टेंस। अब अगर कुछ बच्चों को सोचना है कि सर क्यों इसमें निगेटिव होगा, आप ये देखिए आपको पता है कि अगर इस तरह का एक लाइन बना दे और इस तरह का एक बना दे, यहाँ पे स्लोप जब भी निकालते हैं वाई और एक्स एक्सिस के बीच में, ये थीटा लेते हैं और यहाँ पे थीटा ये लेंगे। ठीक है, अगर ये पहला ग्राफ है और ये दूसरा ग्राफ है, जो फर्स्ट ग्राफ के लिए हम लोग काम करेंगे, और फर्स्ट ग्राफ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग। तो जो tan थीटा वन की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। जो सेकंड वाले ग्राफ के लिए हम बात करेंगे, तो सेकंड वाले ग्राफ के लिए tan थीटा की वैल्यू निगेटिव आएगी। तो जो सेकंड वाले ग्राफ के लिए tan थीटा की वैल्यू निगेटिव आएगी, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि वो निगेटिव स्लोप आएगा। और निगेटिव स्लोप स्लोप की यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस होता है, तो इसीलिए जो सी टू डी दैट इज कॉल्ड द निगेटिव रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए अब इसके नीचे क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। A wire of length L and resistance R is stretched to get the radius of the cross section half. What is what is new resistance? ठीक है, एक वायर है जिसका लेंथ L है, रेजिस्टेंस R है, उसको स्ट्रेच किया गया है जिससे कि उसका जो रेडियस है वो हाफ हो गया। What is this new resistance? तो देखते हैं इसको भी क्या आएगा। आपको अगर याद हो तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, आर इज इनवर्सली, इस तरह के इस स्ट्रेचिंग वाले केस में हम लोगों ने ये फॉर्मूला देखा था बेसिकली कि अगर हम लोग स्ट्रेच करते हैं वायर को तो उसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है। फॉर्मूला एक फॉर्मूला हमने बताया था कि रेडियस के फॉर्म में कि आर टू दी पावर 4 टाइम्स हो जाता है। ये आप लोगों को अगर याद हो तो 1/r⁴। तो यहाँ पे अगर हम लोग r1/r2 करें तो ये हो जाएगा r2⁴/r1⁴। अब जो कह रहा है वो आप कर दीजिए। आपने कहा है कि रेजिस्टेंस हाफ हो गया, मतलब जो R2 है दिस इज R1/2। अब देखते हैं क्या आएगा। R1/R2 इज इक्वल टू r1⁴/16 इंटू r1⁴। तो ये कैंसिल, तो यहाँ हो गया R1/R2 इज इक्वल टू 1/16। फिर R2 इज इक्वल टू हमको चाहिए तो ये 16R1 हो जाएगा। 16 इंटू R1 की वैल्यू यहाँ पे R दी हुई है तो 16R। ये आपका डी आंसर होगा। देखिए यहाँ पे आपको समझ में आता होगा कि जो T1 है वो हमारा फर्स्ट ग्राफ है, तो स्लोप जो फर्स्ट ग्राफ का होगा वो T1 इज tan थीटा इज इक्वल टू T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 कह सकते हैं, क्योंकि जो टेम्परेचर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लोप होगा। जैसे जैसे स्लोप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग T2 के लिए काम करें, क्योंकि एंगल जो थीटा दिया है वो वाई एक्सिस से दिया है, एक्स एक्सिस से जो एंगल होगा वो होगा 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे जो सेकंड वाले ग्राफ के लिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये आएगा tan 90 माइनस थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2। तो ये हो जाएगा cot थीटा। cot थीटा इज इक्वल टू सॉरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2। ठीक है, और हमसे कहा गया है कि T2 माइनस T1, तो हम जब T2 माइनस T1 करेंगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा cos थीटा माइनस tan थीटा के। अब तो ये आपका सिंपल मैथमेटिक्स की तरह क्वेश्चन बन गया, तो सॉल्व कर लीजिए। तो cos थीटा माइनस tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्व करेंगे तो cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये आपके पास आ जाएगा फिर T2 minus T1 is directly proportional to cos square theta minus sin square theta divided by sin theta cos theta। अब cos square theta minus sin square theta जो होता है वो cos 2 theta हो जाता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos 2 theta। मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ये सिंपल मैथमेटिक्स क्वेश्चन बन गया। और ये हो गया sin 2 theta, तो T2 minus T1 तो यहाँ पे जो T2 माइनस T1 है तो यहाँ पे क्या आ गया T2 minus T1 is directly proportional to 2 times of cos 2 theta divided by sin 2 theta। और इसको हम लोग अब लिख सकते हैं T2 minus T1 is equal to 2 times of cot 2 theta। तो हमको प्रोपोर्शनैलिटी ही के फॉर्म में आंसर देनी है, प्रोपोर्शनैलिटी हो गया cot 2 theta। तो ये cot 2 theta, तो हम लोग इसको cot 2 theta फॉर्म में आंसर दे देंगे cot 2 थीटा। तो ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पे, ये ऑप्शन नंबर सी।
नाउ क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड द रेजिस्टेंस इज 20 ओम एंड 500 डिग्री सेंटीग्रेड द रेजिस्टेंस इज 60 ओम, एट विच टेम्परेचर द रेजिस्टेंस विल बी 25 ओम। ओके, तो हमारे पास जो सबसे सिंपल फॉर्मूला है वो है आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टाइम्स टी। इसी क्वेश्चन को लगा के सॉल्व करना है। तो पहले हम लोग करते हैं। तो आर 50 डिग्री की क्या है, देखो इस पे ऐसे लिख लेते हैं आर 50 आर सॉरी 20 डिग्री आर 20 डिग्री डिवाइडेड बाई आर 500 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टाइम 20 डिग्री सेंटीग्रेड है 20 लिख दिया। फिर दूसरे वाले में 500 डिग्री सेंटीग्रेड है तो टी की जगह पे 500 लिख देंगे। ठीक है, आर नॉट नॉट कैंसिल, आर 20 और आर 500 की वैल्यू कितनी है 20 ओम एंड 60 ओम। तो ये हो गया 1 प्लस अल्फा 20 अल्फा और दूसरे में हो गया 20 अल्फा और दूसरे में हो गया 1 प्लस 500 अल्फा। इसको सॉल्व करके पहले अल्फा की वैल्यू निकालें। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू हमारे पास आती है 1/220। या सॉल्व करिए अपने। ठीक है, फिर जब ये आ जाएगी तो फिर से आप क्या करिए कि जो 25 ओम के लिए टेम्परेचर चाहिए वो आर टी ले लीजिए। लेट एट टी टेम्परेचर टी डिग्री सेंटीग्रेड आर टी इज इक्वल टू 25 ओम। तो फिर से यहाँ पे ये लगा सकते हैं आर टी अपॉन आर 20 इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी डिवाइडेड बाई आर नॉट 1 प्लस 20 अल्फा, क्योंकि यहाँ पे टी की जगह पर मैंने नीचे वाले में 20 डिग्री सेंटीग्रेड लिया हुआ है। तो आर टी की वैल्यू पता नहीं, आर टी जो है हमारे पास 25 है, आर टी जो है वो क्या है 25। तो 25 डिवाइडेड बाई और आर 20 की वैल्यू 20 ही है, 20 इक्वल टू ये दोनों कैंसिल 1 प्लस अल्फा की वैल्यू रख दीजिएगा और टी की वैल्यू यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से आप जब सॉल्व करेंगे ऊपर वाले इस इक्वेशन को 20 1 प्लस 1 अपॉन 220 टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस 20 अपॉन 220 सॉल्व करिए और टी की वैल्यू निकालिए। टी की वैल्यू आपकी आती है, टी की वैल्यू आपकी आएगी 80 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 6, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नीन is 50 into 10 to the power minus 8 ohm meter. The resistance of magnetic cube having length 50 centimeter is. Now this is your cube. The length of the cube is A. The side of the cube is A. Now the area of this surface is taken as A square. Now A is taken as 25 into 24 minus 4 meter square. Length is given as 50 centimeter because this is length. It is 0.5 meter. Apply resistance is equal to rho L upon A. Put the value of rho L and A from the above equation and the answer is 10 to the power minus 6 and the answer is A. Now question number 7, a rod of certain metal is 1 meter long and 0.6 centimeter in diameter. This is a rod of length 1 meter and diameter 0.6 centimeter. Its resistance is 3 into 10 to the power minus 3. The length of the rod is 1 meter and the diameter is 0.6 centimeter. Now the next part of the question is, if resistance is 3 into 10 to the power minus 3 ohm, the resistance of the rod is 3 into 10 to the power minus 3 ohm. A disc of same metal is 1 millimeter thick. Now we construct a disc. This is a disc and the thickness of this disc is 1 millimeter and the diameter is 2 centimeter. The diameter of the disc is 2 centimeter. What is the resistance between its circular faces? Okay, हमको इस सेकंड वाले का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हमको पहले वाले का रेजिस्टेंस पता है, दूसरे वाले का रेजिस्टेंस हो गया पता नहीं है। तो R1 बाई R2 इज रो L1 अपॉन A रो L2 अपॉन A, ये हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। तो हमने क्या किया कि पहले रो L1 रो से रो कैंसिल हो गया हमारे पास, दिस रो कैंसिल आउट दिस रो, तो यहाँ पे बचेगा R1 बाई R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन A1, A1 की जगह पे पाई D1 स्क्वायर बाई 4। हमने क्या किया कि A1 की जगह पे पाई D1 स्क्वायर बाई 4 रखा, A2 की जगह पे पाई D2 स्क्वायर बाई 4 रखा। ठीक है, अब ये क्यों रखा, क्योंकि A की जो वैल्यू होती है वो होगी पाई R1 स्क्वायर, D R1 की जगह पे D1 बाई 2 होगा,
तो ये हो जाएगा पाई d1 स्क्वायर बाई 4। तो हमने जब यहाँ पे वैल्यू रखी, जो डिनोमिनेटर में L2/A2 था, तो ये रिवर्स होके A2/L2 के फॉर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा और A2 की वैल्यू मैंने रख दी। तो पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो ये हो गया L1/L2 इंटू D2 स्क्वायर अपॉन D1 स्क्वायर। अब हम सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और R2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो हमको R2 मिलेगा 2.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, जो आपका इसमें है आंसर नंबर बी। Question number 8. An aluminium rod of length 3.14 meter is of square cross section 3.4 10 to the into 3.14 millimeter square. What should be the radius of 1 meter long another rod of same material to have equal resistance? ठीक है, तो ये मेरे पास एक थोड़ा सा हम यहाँ पे डायग्राम अच्छे से बना दे रहे हैं। ये मेरे पास एक स्क्वायर जो है क्रॉस सेक्शन का रॉड है। दिस इज द स्क्वायर क्रॉस, फिर से इसको बना दे रहे हैं। दिस इज द रॉड ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। ठीक है, द एरिया ऑफ दिस रॉड इज A1, दिस इज एरिया A1 3.4 इंटू 3.4 मिलीमीटर स्क्वायर, तो इसको हमने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। नाउ द लेंथ ऑफ द रॉड इज L1 3.14। Similarly, we take a rod of cylindrical shape, तो इसका लेंथ है 1 मीटर एंड एरिया रेडियस इज r, और हमको यही r की वैल्यू निकालनी है। तो हम कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द रेजिस्टेंस ऑफ दिस फर्स्ट एल्यूमिनियम रॉड एंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेकेंड सिलेंड्रिकल रॉड आर सेम। तो R1 इज इक्वल टू R2, ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है R1 इज इक्वल टू R2। R1 की जगह पे रो L1/A1, R2 की जगह पे रो L2/A2, नॉट रो टू कैंसिल आउट एंड पुट द वैल्यू ऑफ L1/A1 L2/A2। L1 is 3.14 meter, L1 is 3.14 10 to the power minus 6, and in the place of L2 is 1 meter and R2 is unknown, A2 is unknown, A2 की जगह पे हमने रखा पाई R स्क्वायर। तो 3.14 से 3.14 कैंसिल, अब पाई की वैल्यू भी 3.14 होती है, तो ये पाई से हमने ये 3.14 कैंसिल कर दिया। अब आर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू दी पावर माइनस 6, तो आर इज इक्वल टू हो गया 10 टू दी पावर माइनस 3 मीटर, और हमको आंसर दिया हुआ है मिलीमीटर में, तो हमने मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट किया, तो ये हो गया 1 मिलीमीटर। तो आपका आंसर हो गया सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, लेंथ ऑफ हॉलो ट्यूब इज 5 मीटर। दिस इज अ हॉलो ट्यूब। ठीक है, दिस इज हम लोगों ने यहाँ पे इसको बनाया हुआ है हॉलो ट्यूब, और ये इसका थोड़ा सा हम सही कर दे रहे हैं। तो दिस इज अ हॉलो क्यूब, दिस इज अ हॉलो क्यूब एंड अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखते हैं जरा। इस क्वेश्चन में कह रहा है हमको सबसे बड़ी चीज कि आउटर डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो ये आउटर डायमीटर हो गया हमारे पास, और ये आउटर डायमीटर जो है, ये आउटर डायमीटर हो गया 10 सेंटीमीटर। दिस इज 10 सेंटीमीटर। ओके, नाउ द रेडियस ऑफ आउटर डायमीटर इज R1 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये हमने यहाँ पे फिर आउटर रेडियस 5 सेंटीमीटर लिख लिया। फिर कह रहा है यहाँ पे द थिकनेस ऑफ द वॉल इज 5 सेंटीमीटर। थिकनेस T इज इक्वल टू 5 मिलीमीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 0.5 सेंटीमीटर। तो जो इंटरनल रेडियस आएगा ये R2 4.5 सेंटीमीटर। फिर हमको कहा गया है कि द लेंथ ऑफ द ट्यूब इज 5 मीटर, ये लेंथ हो गया 5 मीटर। अब कह रहा है कि द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द ट्यूब इज दिस। तो रेजिस्टेंस ऑफ द ट्यूब, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है रो L/A। ए की जगह पे पाई एरिया रखते हैं, तो यहाँ पे एरिया जो है वो पूरा नहीं रखना है, यहाँ पे सिर्फ इस मटेरियल का एरिया रखना है जिसमें हमारे पास मटेरियल है, उस पार्ट का एरिया रखना है। तो यहाँ पे हम जब एरिया रखेंगे तो पाई R2 स्क्वायर मतलब एक्सटर्नल एरिया माइनस इंटरनल एरिया, तो पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। अब आप रो L R2 R1 की वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे, तो ये आएगा 5.6 10 टू द पावर माइनस 5 ओम, जो आपका आंसर हो गया ए आपका आंसर आ गया यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इफ अ कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड टू मेक इट 0.1% लॉन्गर द परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा याद रखना है कि जब भी इंक्रीज वाले क्वेश्चन होते हैं तो वहां पे R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर होता है। हमेशा ये याद रखना है कि जो R है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे एक टर्म पढ़ा हुआ था हम लोगों ने एरर एनालिसिस में, अगर हम इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करें तो डेल्टा R अपॉन R इज इक्वल टू 2 डेल्टा L अपॉन L आएगा, और उसमें से जो
क्योंकि ये डेल्टा एल बहुत छोटा है, क्योंकि 0.1 सेंटीमीटर 0.1% हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, तो बहुत छोटा इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ 100 से, ये इंक्रीमेंट हमको दिया हुआ है डेल्टा एल अपॉन एल 0.1, ये हमारे पास आंसर आ गया 0.2% इंक्रीमेंट। Now next question, the temperature coefficient of resistance of wire is 0.00125 per degree centigrade. At 300 Kelvin, its resistance is 1 ohm. The resistance of the wire will be 2 ohm at, okay, हमको 300 केल्विन पे रेजिस्टेंस 1 ओम दिया है, तो 2 ओम कितने टेम्परेचर पे होगा ये निकालना, वो टेम्परेचर हमको केल्विन में चाहिए। तो ये याद रखिएगा कि जो ये फॉर्मूला है हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, जो है वो टेम्परेचर यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। ये लिखा है RT इज इक्वल टू R01 प्लस अल्फा टी एंड टी इज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमेशा याद रखना है। तो हमको जो टेम्परेचर दिया गया है 300 केल्विन, हम उसको पहले कन्वर्ट करेंगे 27 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो 300 केल्विन माइनस 273 केल्विन, तो ये हो गया हमारे पास 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो ये फॉर्मूला था हम लोग को पहले लगाएंगे, तो दो टेम्परेचर के लिए काम करना, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट टेम्परेचर के लिए काम किया तो R1 इज इक्वल टू R01 प्लस अल्फा T1, एंड सेकंड टेम्परेचर के लिए R2 ले लिया हमने सफिक्स, तो R2 इज इक्वल टू R01 प्लस अल्फा T2। अब जो T1 T2 है वो दोनों डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर है, इनका रेशियो ले लिया, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा T1 प्लस अपॉन 1 प्लस अल्फा T2। अब R1 की वैल्यू 1 ओम है, R2 की वैल्यू 2 ओम है, वो हमको दिया है हमारे क्वेश्चन में। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अल्फा T2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा T1। ये अब देखिए कैसे किया है हमने, यहाँ पे हमको T2 चाहिए, अल्फा को डिवाइड कर देंगे, तो 1 प्लस 2 अल्फा T1 बाई अल्फा। अब यहाँ पे अल्फा अलग कर लिया हमने, तो 1 बाई अल्फा प्लस 2 अल्फा बाई T1 बाई अल्फा, अल्फा अल्फा कैंसिल, 2T1 बचेगा। इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। देखिए अब जब हम अल्फा की वैल्यू रखेंगे, तो ये अल्फा की वैल्यू है मेरे पास 0.00125 और फिर प्लस 2 इंटू 27। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे 1 अपॉन 0.00125, ये पूरे को सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 800। अब करके देखिए, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 54। अब हमारे पास जो T2 आया ये आया 854 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमको T2 चाहिए केल्विन में, तो 854 प्लस हम लोग क्या करेंगे 273 ऐड कर देंगे, तो 273 इसमें ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1127 केल्विन। ये हमारा आंसर हो गया, ये आंसर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। इन क्वेश्चन नंबर 12 said two iron and copper wire equal potentials are applied on an iron and copper wire of same length, okay, in order to have same current flow in the wire. That means if the voltage and current are same in the two different wire, that means the resistance of both are same. That means the resistance of iron and the resistance of copper are same, okay. If the resistance of both wire are same, that means the resistance of iron wire is written as specific resistance of iron wire, length of iron wire divided by area of cross section of iron wire. Area of cross section of iron wire is equal to resistance of copper wire, that means specific resistance of copper, length of copper divided by area of cross section of copper. According to question, the length of iron wire and length of copper wire are same, this wire of same length, then specific resistance of iron upon area of iron is equal to specific resistance of copper upon area of copper, okay. That means if the now area or specific resistance of iron upon pi radius of iron square is equal to specific resistance of copper upon
pi radius of copper square. Pi to pi cancel out. We want to find out the radius or ratio of iron and copper wire radius. Therefore, I iron upon I copper is equal to I iron upon I copper whole square. So therefore, I iron upon R copper is equal to square root of specific resistance of iron upon copper. This implies R iron upon R copper is equal to under root 1.0 into 10 to the power minus 7 divided by 1.7 into 10 to the power minus 8. So that what we get, I R iron upon R copper is equal to अंडर रूट ये हो जाएगा आपके पास 100 upon 17. This is approximately equal to 2.4. Now the 13th question is mass of 3 wire are in the ratio 1:3:5 and their length are in the ratio 5:3:1. The ratio of their electrical resistance is. We know that the resistance is rho L upon A. If we multiplied L in numerator and denominator, we get rho L square upon A into L. The A into L is written as volume. So R is equal to rho L square into volume. And we know that density sigma. If we suppose the density is sigma, then sigma is equal to mass upon volume. So therefore, in the place of volume, we can write mass upon. Therefore, resistance is equal to rho L square upon mass into sigma. ठीक है, तो the density and the specific resistance is constant. That means R is directly proportional to L square upon N. Now the question is R1 raised to R2 raised to R3, that is equal to L1 square M1 raised to L2 square M2 raised to L3 square M3. Now we have L1 L2 L3 ratio and ratio of M1 M2 and M3. L1 is 5, 25 upon M1 is 1 raised to L2 is 9 and M2 is 3 raised to L3 is 1 and M3 is 5. When you solve these three equations, then you get 125 raised to 15 raised to 1. This is the R1 raised to R2 raised to R3. This is your answer. Now the option is D. Question number 14. Adjacent figure shows cross section through 3 long conductor of same length. Okay, the length of the A, B, C are same. That means the length of L1 is equal to L2 is equal to L3 is equal to L. Cross section B will fit snugly within conductor A and conductor C will fit snugly within conductor B. A relationship between their end to end resistance is. That means if we take this part, this is fit in this portion and this small portion C is fit in this portion. Okay, this snugly means this. So now we want to find out the relation between the resistance of first, second and third, RA, RB and RC. Now the question, now we want to find out the resistance of RA, RB and RC. So RA, RB and RC. RA, RB, RC is equal to rho L1 upon A1 raised to rho L2 upon A2 raised to rho L2 L3 upon A3. We know that these three terms are same. So therefore RA raised to RB raised to RC is equal to 1 upon A1, 1 upon A2, 1 upon A3. Now we want to only find out the area of the first, second and third wire. Okay. Now area of one wire, area, the outer radius minus an inner radius. That means the outer
side of the A is root 3a and inner side of the square is root 2a. So therefore this is root 3a square minus root 2a square. This gives you 3a square minus 2a square is equal to a square. Similarly, what is a square? External side is root 2a square, internal side is a square. This is 2a square minus a square is equal to a square. Similarly, what is area of third? This is only a square. So that means the area of both are same. So now the ratio of RA, RB, RC is equal to 1 raised to 1 raised to 1. In the answer is RA is equal to RB is equal to RC, RA is greater than RB is greater than RC, and information not sufficient. The correct option is A. RA is equal to RB is equal to RC. Question number 15. Dimension of a block 100 centimeter is specific if a specific resistance of its material is this. Then the resistance between the two opposite rectangular faces is. The dimension of the block are 1 centimeter into 1 centimeter into 100 centimeter. That means this is like this is cross section. Okay. This is 1 centimeter. This is 1 centimeter and this is 100 centimeter. The front surface, if this is square, okay, and this is area, this is rectangular. So now the question asks find out the resistance between its opposite rectangular faces. Okay, so now the length is taken as 1 centimeter. The area of cross section is taken as 100 into 100 centimeter square. This is written as 0.01 meter and this is written as 100 into 10 to the power minus 4 is equal to 10 to the power minus 2 meter square. Now the length and the length is also written as 10 to the power minus 2 meter. The resistance is equal to R rho L by A. The value of rho is 3 into 10 to the power minus 7. The value of L is 10 to the power minus 2 and the value of A is 10 to the power minus 2. So this 10 to the power minus 2, this 10 to the power minus 2 cancel. 3 into 10 to the power minus 7 ohm. 3 into 10 to the power minus 7 ohm. That means the correct option is B. Question number 16. Two rods A and B of same material and length have their electric resistance R in ratio 1:2. Two rod A and B of same material and length. That means ρ1 is equal to ρ2 and L1 is equal to L2. Their electrical resistance are in ratio R1 raised to R2 is 1:2. When both the rods are dipped in water, the correct statement will be A has more loss of weight, B has more loss of weight, both have same loss of weight. Loss of weight will be in ratio 1:2. Okay. Now from this relation R1 raised to R2, R1 raised to R2, okay, one raised to 2. So in the place of R1 we can write ρ1 L1 upon A1 into A2 upon ρ2 L2 is equal to 1:2. This term cancel because ρ1 ρ2 is equal and L1 L2 is also equal. Therefore A2 upon A1 is equal to 1 upon 2. If you multiplied L2 and L1 in both, because L1 and L2 are same, so then A2 L2 upon A1 L1 is equal to 1 by 2. So this term gives the volume. The volume of 1 upon volume of 2 upon volume of 1 is 1:2. That means the volume of first is greater than the volume of 2. And we know that whenever a rod is dipped in a liquid, whenever a rod any body is dipped in liquid, then the buoyant force acting on it is V rho G, where rho is the density, or V sigma G. We not write rho.
V sigma G, where sigma is the density. Okay, that means this is directly proportional to V. Therefore, the volume of first is greater than the volume of second. Therefore, V1, that is A, has more the buoyant force acting on the first body is greater than the buoyant force acting on the second body. तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से VB1 is greater than VB2, और जिसके ऊपर buoyant force ज़्यादा होगा उसके ऊपर loss of weight ज़्यादा होगा. तो therefore A has more loss of weight. A has more loss of weight. Okay, now the correct answer is A. Now the question number 17. The VI graph of a conductor makes an angle theta with V axis. Here V denotes the voltage and I denotes current. The resistance of the conductor given by, so this angle is 90 minus theta. The slope of VI, this is question number 17. Slope of VI graph gives resistance, so therefore R is equal to tan 90 minus theta is resistance, so tan 90 minus theta is equal to cot theta, so therefore the resistance is given by cot theta. This answer is D. So now this assignment is completed, and if you want ask some question, then tell me. I reply in your comment box,